नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, आज बात करेंगे राजनीति में हुए एक ऐसे परिवर्तन की जो 2024 के चुनावों को अधूरा नहीं बल्कि पूरे रूप से प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, पटना के हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जातिगत जनगणना को लेकर, जहां उसके ऊपर स्टे लगा दिया और कहा कि आप दरअसल सेंसस कर रहे हैं, सर्वे नहीं कर रहे हैं, और कई और बातें कही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नहीं चाहती कि एक कास्ट सेंसस भारत में हो, क्योंकि अगर कहीं एक बार फिर से मंडल बाहर आ गया, जिसे मंडल 2.0 कहते हैं, तो फिर कमंडल 2.0 के लिए समस्या हो जाएगी। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि क्या कोई मुद्दा है 2024 का, चाहे वो पुलवामा हो, अडानी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो। तो मैंने कहा, मुद्दे कब कहां से निकल आए, किस दिन निकल आए, पता नहीं लगता। और लगता है कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो शायद बड़ी चुनौती दे पाए कमंडल को। मैं ये कहता हूं कि ये मंडल 2.0 होगा और मंडल वर्सेस कमंडल 2024 होगा। राजनीति में हालांकि इसके ऊपर स्टे लगाया गया है, लेकिन ये स्टे ही अपने आप में एक किस्म से देखा जाए तो अमृत की धारा बनकर आया है उस राजनीति के लिए जो इसको ऊपर लाके, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, बस इस किस्म के जो स्लोगन्स आते हैं। कभी कभी किसी किसी एक आइडिया का वक्त आ जाता है। तो विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा था, एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, मतलब फिर उसको कोई स्टॉप कर नहीं पाएगा। ये बहुत पुरानी कहावत है और मुझे लगता है शायद इस एक लाइन को इतनी बार कोट किया गया आज तक दुनिया में, शायद अनगिनत बार कोट किया गया होगा। और किसी एक कोटेशन को अगर इतनी बार कोट किया जाए तो इससे पता लगता है कि वो उसके अंदर जो टाइमलेसनेस, जो उसकी भावना है, वो कितनी महान रही होगी कि एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो डेफिनेटली लगता है कि राजनीति फिर 70 के और 80 के दशक से निकल के वापस 2023 में इस दशक के जो तीसरा दशक कह सकते हैं, 2 दशक समाप्त हो चुके हैं, फिर से मंडल वर्सेस कमंडल में दोबारा से सीमित होती नजर आ रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए कि ये किस ढंग से चुनावों को प्रभावित करते करेगा, भारत के सामाजिक ताने बाने को किस ढंग से प्रभावित करेगा, हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हिंदुस्तान के जाने पहचाने चेहरे हैं सभी, इन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इन नामों को बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। उनके रेफरेंसेस को, उनके कमेंट्स को, उनकी टिप्पणियों को, उनके ऑब्जर्वेशंस को बहुत ध्यान से सुना जाता है और लोग उस पर अपने कमेंट्स भी करते हैं। हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करेंगे डॉक्टर अनिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, सर जय हिंद। और हम स्वागत करेंगे बिहार की पुण्य भूमि से आज धनंजय कुमार जी का, जो आज बिहार में ही है। एक्चुअली है तो मेरे मुंबईया वासी वो, लेकिन आज वो बिहार में है, तो बिहार की पुण्य भूमि से, और वो भी नालंदा से, मैं कहूंगा स्वागत है आपका बहुत बहुत, धनंजय कुमार जी। सबसे पहले धनंजय जी आपके पास ही आता हूं। अब बिहार से फिर एक नया मूवमेंट निकल कर आ रहा है, एक नया आंदोलन उपजा है, एक नई जागृति, एक नया बीज अंकुरित हुआ है। प्रश्न कोई नहीं करूंगा, मैं आपकी ओर और इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन चाहूंगा, टिप्पणी चाहूंगा कि इस नए बीज का जो अंकुरण हुआ है उसे आप पूरे परिदृश्य में किस रूप से देखते हैं। देखिए, जो जातीय या कहिए सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो ये हम ले जाते हैं आपको बहुत पीछे। और मैं मानता हूँ कि इसकी शुरुआत भी दरअसल बिहार से हुई है। 1967, 1968, 69 ये सब याद कीजिए, जब कर्पूरी ठाकुर या बाबू जगदेव प्रसाद या लोहिया जी के जो शिष्य थे वो सब लोग जब लड़ रहे थे, या लोहिया जी जब लीड कर रहे थे समाजवादी आंदोलन को, तब से ये चल रहा है। और ये जो हमारे लोहिया जी थे, उनका नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और सेम जगदेव बाबू ने कहा था यहाँ कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और उन्होंने उस हिस्सेदारी में कहा था कि 90 भाग में कहा था कि जो सवर्ण स्त्रियां हैं वो भी वैसे ही शोषित है जैसे समाज के कमजोर तबके के लोग शोषित हैं। तो उन्होंने लोहिया जी से आगे जाकर के बल्कि कहें कि स्त्रियों को भी शामिल कर दिया था जो सवर्ण स्त्रियां थी। और आप जानिए कि उस 60s के दशक में कई बार सरकार बनी, कुछ 3 महीने के लिए, कुछ 8 महीने के लिए, कुछ 10 महीने के लिए।
और इन सरकारों में बड़ा संघर्ष हुआ था। जगदेव बाबू ने एक बार बाकायदा, उनकी अपनी पार्टी थी, उनके विधायक थे, उन्होंने वो अलग हो गए थे सरकार के इस मुद्दे पर कि भाई आप जब बात कर रहे हैं तो हो रहा था ये कि जो है लोकसभा का टिकट लड़ रहे हैं या पति उनके और पत्नी को खड़ा कर दिया राज्यसभा में या किसी विधानसभा में, और हो ये रहा था कि सवर्ण लोग ही हावी हो जा रहे थे। तो ये मंडल, बीपी मंडल भी बिहार के थे, आप सबको पता है। तो मंडल का जो पूरा जिसको मैं सामाजिक न्याय बोलता हूँ, मंडल तो ठीक है, मंडल कमीशन की वजह से आ गया जिक्र इसका, लेकिन इसका सूत्रपात जो है बिहार से बहुत पहले हुआ था, 60s के दशक में कहे उसका हुआ था। लेकिन आते आते एक स्थिति बनी जब विश्वनाथ प्रताप शाहाबादी जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, जब राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया और जो है सरकार बनी, बीजेपी उसमें शामिल थी, लेकिन जिस तरह से झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है वो मंडल लागू करना पड़ा, मंडल लागू हुआ, फिर वो रथ लेकर के निकले और फिर ये सारी जो चीजें हुई, तो उसमें कमंडल जो है जीत गया। कमंडल इस तरह से जीत गया कि मंडल में हमेशा माना जाता रहा कि जो समाजवादी सोच की जो पार्टियां हैं वो बड़ी जल्दी टूट जाती हैं, ढेर सारे धड़े बन जाते हैं, और वो सारी पार्टियां टूट करके आज देखिए रीजनल दलों के तौर पे है। बिहार में 2 पार्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है, आरजेडी, जेडीयू, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है। तो ये सारी पार्टियां जो है जो बड़ी आसानी से समाजवादी लोग टूट जाया करते हैं, ये कहा जाता है। तो इसलिए मंडल ने वो अपना असर नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए। सामाजिक न्याय का जो इशू था वो इशू नहीं बना, और कहा गया कि जब अडवाणी जब रथ लेकर के चले तो उन्होंने कहा कि मंडल की वजह से जो जातियों के बीच में, धनंजय जी, साउथ के अंदर ये सामाजिक न्याय काफी पहले से प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल और बिल्कुल, मुझे लगता है तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, पहले स्टार्ट हो गए थे और वो प्रॉस्पर भी हुए उसके कारण वो वहां पर। बिल्कुल, और अन्नादुरई उसके बड़े नेता माने गए। तो वो जो है फिर करुणानिधि बड़े नेता माने गए। तो वो तो वहां से आज स्टालिन वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो तमिलनाडु तो अलग था, लेकिन जब हिंदी मीडिया की बात करते हैं तो हम आमतौर पे जिक्र करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, इन प्रदेशों का हम जिक्र कर देते हैं। तो ये जो सारा आंदोलन, बिल्कुल आपने सही कहा, दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में तो बहुत पुराना है ये। और अब पेरियार जी का जिक्र ही इसीलिए होता है, पेरियार को माना वही जाता है। फिर आप आते हैं कि जब हिंदुओं को एक करने की बारी आई और हिंदू राष्ट्र बनाने की बारी आई, आरएसएस ने लीड कर दिया, वाजपेयी जी को फायदा मिल गया उसका, और वाजपेयी जी ने जिस तरह से फिर सरकार बनाई, फिर चीजें बदली। अब मोदी जी कंप्लीटली आए कि एकदम हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो पूरा तमाशा हुआ जो हम पिछले 9 सालों से देख रहे हैं कि आप जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदू को सुविधाएं देते हो, सब समझ में आता है, लेकिन आप इस तरह से पूरा अपने चक्र चलाया कि सबसे ज्यादा पीड़ित जो है हिंदू हो गया, और देश में लगता है कि संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, संवैधानिक संस्था कुछ नहीं है, सब कुछ जो है जो सत्ता में बैठा है अराजक हो गया। तो उस अराजकता को दूर करने के लिए जिस तरह की अराजकता फैलाई है, आज की तारीख में मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। और आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसको समझा है कि जाति जो सामाजिक न्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का आधार है न्याय और स्वतंत्रता, लेकिन जो मोदी जी जिस तरह का मॉडल लेके आए, गुजरात मॉडल, उसमें न्याय और स्वतंत्रता दोनों जो है हाशिए से बाहर चला जाता है, हाशिए पे भी नहीं खड़ा रह पाता। वो बोलते भले हैं, लेकिन आप जो गुजरात मॉडल है उसमें है और न ही उसमें जो है स्वतंत्रता की बात है, न समता के जो 4 कर देने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो महत्व है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह का मॉडल चलाया बिहार में, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रह करके भी जो शासन किया उसमें सारे जाति के, सारे धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चले। यहाँ न तो बीजेपी का फार्मूला चल पाया, न किसी क्षेत्रीय दलों में आमतौर माना जाता है कि ये जातीय फंडा चलाते हैं, उस तरह का फार्मूला भी नहीं चलने दिया नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना की बात कही, और अब जो जातीय जनगणना पे जो ये रोक लगाई गई है, मुझे लगता है आपने जो प्रस्तावना में कही बात, और मैंने भी कल एक परिचर्चा में कहा था कि ये ट्रिगर पॉइंट है आगे की राजनीति का। 2024 के बाद जो राजनीति होगी या 2024 में जो राजनीति होगी, जातीय जनगणना या सामाजिक न्याय दोनों महत्वपूर्ण है। एक लाइन और बोल करके खत्म करूं मैं कि जो जनगणना बिहार में हो रही है, केवल जाति की गणना नहीं हो रही है। इसमें जो सवाल करते हैं, मुझसे भी पूछा गया फोन पे, मैंने उसका जवाब दिया था, तब मैं बॉम्बे में था।
तो जवाब दिया, उसमें पूछा परिवार में कौन लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, बच्चे कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, वो तमाम चीजें पूछी जाती है। जात बल्कि नहीं पूछा, क्योंकि जात मेरी जानते हैं, लेकिन फिर भी बताया कुर्मी। लेकिन उसमें जो है सारी चीजें उन्होंने वो पूछी जो जात के बाहर की है, हमारे सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो जो डेटा जो जमा किया जा रहा है, डेटा केवल बिना नीति बिना डेटा के तो बनाएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने जो शराबबंदी लागू की वो किस आधार पे लागू की, कहाँ आपका डेटा है। तो अब जब डेटा की बात की जा रही है तो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो फाइनल जजमेंट नहीं है, इंटरिम आदेश है। और इंटरिम आदेश है, अब इसके बाद जो आदेश आएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट है, और ये कानूनी प्रक्रिया रह गए। लेकिन जो राजनीतिक प्रक्रिया जो शुरू हुई है, नीतीश मॉडल कहिए या मंडल आयोग कहिए या और जो सारी चीजें कहिए, ये अब रुकने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कमंडल को किनारे खड़ा कर देगा। जी जी। इस बीच हमारे साथ